हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसके आंसर्स भी बताऊँगी। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला, महात्मा गांधी जी के अनुसार प्रायश्चित क्या है? प्रश्न क्रमांक दूसरा, मातृभूमि से लेखक का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक तीसरा, इंटरनेट पत्रकारिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न क्रमांक चौथा, टिप्पण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न क्रमांक पाँचवा, मौखिक भाषा की प्रकृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न पहला, महात्मा गांधी जी के अनुसार प्रायश्चित क्या है? उत्तर, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना ही प्रायश्चित है। प्रायश्चित के माध्यम से अपने अपराध को कम करने का प्रयास किया जाता है। सद्चित आचरण का व्यवहार कर अपने पापों की क्षमा याचना करना प्रायश्चित है। मनुष्य का किसी बात पर आत्मग्लानि करते हुए माफ़ी मांगना कम देखा गया है। अधिकांश दंड के डर से लोग अपने अपराध को छुपा लेते हैं। मनुष्य की शारीरिक या मानसिक दंड का निर्धारण अपराध की श्रेणी से निर्धारित होता है। जितना बड़ा अपराध उतना ही बड़ा सजा भी मिलती है। शारीरिक दंड का प्रावधान हमारे कानून में है। हम बड़े बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि अच्छे कर्म करने से सद्गति और बुरे कर्म करने से दुर्गति होती है। हमारे द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य पाप और पुण्य की श्रेणी में रखा जाता है। समय रहते अगर हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हैं तो मृत्यु के पश्चात यमराज हमें उसका दंड अवश्य देते हैं। बाल्यावस्था में सुनी हुई यह सब बात आजीवन हमें बुरी संगति, बुरा व्यवहार करने से रोकता है। प्रायश्चित करके आत्मसंतुष्टि होती है। किसी भी वस्तु को नष्ट करने का अधिकार हमें प्राप्त नहीं है, क्योंकि हम उसे नष्ट करने के बाद पुनः हूबहू नहीं बना सकते हैं। इसी प्रकार किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाकर हमें खुश नहीं होना चाहिए। चोरी करना, हत्या करना, झूठ बोलना, यह सब अपराध है। इससे बचना चाहिए। मनुष्य आत्मसंतुष्टि रखते हुए इन सभी अपराधों से बच सकता है, लेकिन अनजाने में या जानकर अपराध हो जाने पर उसे स्वीकार करना आवश्यक है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक अपराध के लिए आपको सजा मिले। आप जेल में रहकर दिन व्यतीत करें। आत्मग्लानि सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सबके समक्ष अपनी गलती स्वीकार करना सीखना चाहिए। गांधी जी को अपनी गलती का पछतावा हुआ। वह अपने पिताजी से सच कहकर अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते थे। 15 साल की उम्र में अपनी गलतियों का एहसास गांधी जी को हो गया था। चिट्ठी में अपने सभी अपराध लिख दिए और पिताजी को चिट्ठी देकर उनके समक्ष अपराधी भांति बैठ गए। गांधी जी द्वारा किए गए अपराध में जूठी ठुड्डी, बीड़ी चुराना, नौकर के जेब से पैसे चुराना और भाई के साथ उनके सोने के कड़े के टुकड़े बेचना है। यह सब बात पिताजी से छिपी हुई थी। इसके कारण गांधी जी का अपराध का बोझ बढ़ते जा रहा था। अतः प्रायश्चित करना आवश्यक था। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, मातृभूमि से लेखक का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है,
संपूर्ण भारत भूमि ही हमारी मातृभूमि है। मातृभूमि का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, जिसके भाल पर कश्मीर जन्मा कुमकुम केसर का तिलक है, जिसके हृदय पर जन्हू तन्या की एकावली है, जिसके चरणों में भक्ति धर्म से सिंहल प्रणाम करता है, जिसके चरणामृत का महोदधि नित्य पालन करते हैं, उस माता के स्वरूप को जानने की किसे इच्छा न होगी, जिसके रक्षक स्वयं शैलराज हिमवंत हैं, जहाँ सरस्वती नदी बहती है, जहाँ सिंध और ब्रह्मपुत्र शैलराज के अमृत संदेश को आघात सागर के समीप मंत्रणा के लिए ले जाते हैं, जहाँ मरुस्थल और दंडकारण्य जैसे रम्य प्रदेश हैं। मातृभूमि की परिकल्पना करते हुए वासुदेव शरण अग्रवाल भारत भूमि की किसी भी महत्वपूर्ण चीज को नहीं भूलते हैं। विविध धर्म, विभिन्न संस्कृतियाँ, वैविध्यपूर्ण इतिहास, सुरम्य प्राकृतिक वातावरण, नदियाँ, राजधानियाँ, देवी देवता, महापुरुषों की गौरव गाथा, विविध पर्वत, मानसरोवर, राक्षस ताल, कपिला, धेनु आदि तत्व मिलकर भारत भूमि को मातृभूमि बनाते हैं। भारत भूमि का अनेक गौरव ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद, आरण्यक, रामायण, रामचरितमानस एवं सुरंग सागर जैसे महान ग्रंथ लिखे गए, जो कि मातृभूमि का गौरव बढ़ाते हैं। इसी मातृभूमि पर राम एवं कृष्ण ने जन्म लिया। जैन तीर्थकर श्री पार्श्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ, महाकवि तुलसीदास, ऋषि गौतम, महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट, महाकवि विद्यापति, नल और दमयंती, श्री हेमचंद, नरसिंह मेहता, सम्राट चंद्रगुप्त, संत ज्ञानेश्वर, समर्थ गुरु रामदास, छत्रपति शिवाजी, महात्मा बुद्ध, श्री शंकर, वाचस्पति मिश्र, मधुसूदन भारती, चरक, सुश्रुत, महाराजा पुरु, सामदेव, आनंदपाल, विशलदेव, रणजीत सिंह, हरि सिंह, नलवा, शांतनु, गांगेय, भीष्म, पांडव, महाराणा प्रताप आदि महापुरुषों ने अपने अपने क्षेत्रों में कीर्ति पताका फहराकर मातृभूमि का गौरव बढ़ाया। असामान्य विद्वान जनों को उत्पन्न करने वाली कला, साहित्य और विज्ञानों में उन्नति की चरम सीमा को पहुंची हुई भारत भूमि के विषय में देवता भी गीत गाते हैं। ऐसा महान मातृभूमि को सत सत प्रणाम। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। इंटरनेट पत्रकारिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर है, विज्ञापन एवं प्रौद्योगिकी विकास के कारण आज हम घर बैठे ही अपने देश की ही नहीं वरन विश्व के किसी भी कोने तक अपना संदेश प्रेषित कर सकते हैं तथा वहां से संदेश भी प्राप्त कर सकते हैं तथा हाल के कुछ वर्षों में संचार प्रौद्योगिकी में क्रांतिकारी परिवर्तन हुई है। इंटरनेट के तीव्र विस्तार के फलस्वरूप समाज, अर्थव्यवस्था व प्रशासनिक व्यवस्था व्यापक रूप से प्रभावित हुई है। इंटरनेट, इसकी शुरुआत सन 1986 में हुई थी। उस समय अमेरिका में प्रतिरक्षा विभाग ने अपने दूरस्थ राज्यों तक आंकड़ों की विभिन्न विभागों तक भेजने व प्राप्त करने के लिए उपग्रहों एवं केबल नेटवर्कों का उपयोग किया था। बाद में कुछ पुस्तकालय और निजी संस्थान भी इससे जुड़ गए। बेल लैब्स
ने इंटरनेट को फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा इस क्षेत्र में उसने अनुसंधान आज भी जारी है। प्रश्न क्रमांक 4, टिप्पण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, किसी भी विचाराधीन पत्र या आवेदन पर उसके निष्पादन को सरल बनाने के लिए जो टिप्पणियां सरकारी कार्यालयों में लिपिकों, सहायकों तथा कार्यालय अधीक्षकों द्वारा लिखी जाती है उन्हें टिप्पण लेखन कहते हैं। टिप्पण में 3 बातें रहती है। पहला, उस पत्र के पूर्ण पत्र आदि का सारांश। दूसरा, जिस प्रश्न पर निर्णय लिया जाता है उसका विवरण और विश्लेषण। तीसरा, उस संबंध में क्या कार्यवाही की जाए, इस विषय में सुझाव और क्या आदेश दी जाए, इस विषय में भी सुझावों का उल्लेख। टिप्पण बहुत लंबा या विस्तृत नहीं होना चाहिए। मूल पत्र पर टिप्पण नहीं लिखा जाना चाहिए। टिप्पणी की भाषा शिष्ट और संयत होनी चाहिए। प्रत्येक आदेश के लिए पृथक पृथक टिप्पण होना चाहिए। टिप्पणी में निचले स्तर के अधिकारी बाईं और उच्च अधिकारी दाईं और हस्ताक्षर करते हैं। टिप्पण में सही और तथ्यात्मक जानकारी का उल्लेख होना चाहिए। द्विअर्थी शब्दावली से बचना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 5, मौखिक भाषा की प्रकृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, संस्कृत की भाषा धातु का अर्थ होता है बोलना और कहना। भाषा शब्द से ही भाषा शब्द का विकास हुआ है। भाषा का प्रयोग हम तभी करते हैं जब हमें भावों एवं विचारों की अभिव्यंजना करनी होती है। भाषा उच्चारण अवयवों में उच्चारित होती है। मुख विवर, मुख, नासिका, ओष्ठ आदि को वाग्य भाग कहते हैं। संपूर्ण वाग्य भाग का प्रयोग भाषा के उच्चारण में किया जाता है। तो हमारा आंसर 5 आंसर यहाँ कंप्लीट हुआ।